जितने भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाए, जेएनयू में हो जाए, तो पहली चीज़ तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कट्टरवाद कहाँ पे है, कौन एंटी नेशनल इतना ज़्यादा है कि उसे बिल्कुल ही नफरत है इस आइडिया से कि यहूदियों को ज़िंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। बिकॉज इन जैसे माइंडसेट वाले लोग बहुत ही खतरनाक साबित होंगे आने वाले समय में। और यदि ये इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को लेके, तो मैं कहता हूँ इनके लिए तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि ये जाएं, किसी ने रोक नहीं लगाई, ये गाज़ा जाएं और उनके लिए लड़ें। पहली चीज़ तो हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर की हर एक सिटीजन की शनाख्त और उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि ये व्यक्ति लीगली इस कंट्री में है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स, द इंडियन बॉर्डर्स को थोड़ा और टाइट करना है, और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हमारे बॉर्डर्स पे ज़्यादा होनी चाहिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, हमारा फेंसिंग और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन्हें अपग्रेड और बूस्ट करना पड़ेगा। इजराइल कब से एग्रेसर हो गया था? शुरुआत तो ये 6 मुल्कों ने की ना उसे एग्रेसर बनाने के लिए। तो वो तो इजराइल तो अब सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी कर रहा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में इतने यहूदी मारे गए जिसकी गिनती नहीं है। तो अब कहते हैं ना कि नॉट अगेन। तो अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल 1% भी चांस लेगा बैकफुट पे आने के लिए या हमदर्दी दिखाने के लिए, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद इजराइल के साथ इतनी बेरहमी से दुनिया पेश आई है कि मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा बोलना कि दे शुड स्टॉप। क्योंकि इस तरीके की सिचुएशंस भारत में भी, क्योंकि जो है आतंकवादी हमले होते रहे और ये भी एक आतंकवादी हमला था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में भारत की इंटेलिजेंस जिस तरीके से एक्टिव है, इन सिचुएशंस पे बहुत कंट्रोल आया है। लेकिन क्या हमें और इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है? हमें क्या सबक लेना चाहिए? भारत के लिए क्या मैसेज है इस पूरे हमले के बाद? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, पहली चीज़ तो हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर की हर एक सिटीजन की शनाख्त और उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि ये व्यक्ति लीगली इस कंट्री में है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स, द इंडियन बॉर्डर्स को थोड़ा और टाइट करना है, और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हमारे बॉर्डर्स पे ज़्यादा होनी चाहिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, हमारा फेंसिंग और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन्हें अपग्रेड और बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि और एक और एस्पेक्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आज की तारीख में जितने भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाए, जेएनयू में हो जाए, तो पहली चीज़ तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कट्टरवाद कहाँ पे है, कौन एंटी नेशनल इतना ज़्यादा है कि उसे बिल्कुल ही नफरत है इस आइडिया से कि यहूदियों को ज़िंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। बिकॉज इन जैसे माइंडसेट वाले लोग बहुत ही खतरनाक साबित होंगे आने वाले समय में। और यदि ये इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को लेके, तो मैं कहता हूँ इनके लिए तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि ये जाएं, किसी ने रोक नहीं लगाई, ये गाज़ा जाएं और उनके लिए लड़ें, या फिर ये यूएन में जाएं, यूएन में आप गुहार लगाएं। इतनी ज़्यादा एजेंसीज हैं वर्ल्ड में। घर बैठ के अपने राग ना लापें। यस, मतलब आप घर पे बैठ के अपनी सेफ जोन में रह के चिल्लाना तो मैं भी चिल्ला सकता हूँ इसराइल के लिए, पर हमें स्टेटिस्टिकल डेटा, फैक्ट्स और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें है, इसलिए हम शांत बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सही क्या है। और कहते हैं ना, खाली बर्तन ज़्यादा शोर करते हैं, तो अगर इतना ही है तो दे शुड गो। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह की अगर इसमें एंट्री होती है तो सिचुएशंस जो हैं वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हिजबुल्लाह ने उसकी शुरुआत की, इधर से हमास जो है ऑलरेडी एक्टिव है, जिसको लेकर ये पूरी युद्ध चल रहा है। सीरिया की तरफ से भी हमले हुए, यमन का आपने हूती विद्रोही की तरफ से आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेट दागे गए, और अभी रिसेंटली मुलाकात भी यहाँ पर हिजबुल्लाह के चीफ की और हमास के चीफ की जो हुई है। ये सिचुएशंस जो हैं क्या इजराइल के लिए और क्रिटिकल हो जाएंगी आने वाले टाइम में? देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब से ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है, बल्कि उसके तीसरे और चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था कि असली वार हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा। क्योंकि जो भी, देखिए, जितने भी शिया मुल्क कौन है मेजॉरिटी में? ईरान, इराक और लेबनान। और हिजबुल्लाह कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे मेन है उसका गढ़? लेबनान। तो देखिए, तो ये शिया कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहीं से है और ये कनेक्टेड है। एंड पैलेस्टीन को लेके देखिए, जब यौम कीपुर वॉर हुआ था 1967 में, जब 6 खाड़ी देश के मुल्कों ने इकट्ठे अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इकट्ठे एक ही दिन में, उनके पास प्रॉपर टैंक्स थे, एयरफोर्स थी,
इन्फेंट्री थी प्रॉपर, उन्होंने कनाल क्रॉसिंग्स करके इजराइल में आए थे हमला करने। और इसी बदले आप मुझे एक बात बताइए, इजराइल कब से एग्रेसर हो गया था? शुरुआत तो ये 6 मुल्कों ने की ना उसे एग्रेसर बनाने के लिए। तो वो तो इजराइल तो अब सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी कर रहा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में इतने यहूदी मारे गए जिसकी गिनती नहीं है। तो अब कहते हैं ना कि नॉट अगेन। तो अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल 1% भी चांस लेगा बैकफुट पे आने के लिए या हमदर्दी दिखाने के लिए, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद इजराइल के साथ इतनी बेरहमी से दुनिया पेश आई है कि मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा बोलना कि दे शुड स्टॉप। फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ती हुई सिचुएशंस हैं? देखिए, काफ़ी यूथ मुझे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी पूछते रहते हैं, पर ये स्थिति वो है कि ये घोषित नहीं किया गया है। और लोग पूछते हैं ना तीसरा विश्व युद्ध कब से है? रशिया यूक्रेन से शुरू हुआ है ये। तो इसमें घोषणा नहीं होगी, इसमें एलाइज बनेंगे, गुटबाजी होएगी और फिर आपस में कंट्रीज बस उलझे ना। क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई भी अपनी किए कराए देश पे और उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा किसी की लड़ाई में इंटरफियर करके, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली यस, पर इनडायरेक्टली इसके अंदर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी होएगी, पर डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कोई कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होएगी सिवाय अमेरिका के। और यदि अमेरिका आ गया तो ओपनली फ्रंट में आया, एंड उसको काउंटर करने के लिए फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन सी कंट्री कैन स्टैंड अप अगेंस्ट यूएसए एंड इजराइल एंड यूक्रेन इन अ वे। और मैं थोड़ा सा भारत के सिनेरियो में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने करगिल युद्ध देखा, जिस तरीके की सिचुएशंस जो है करगिल युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट की गई। उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर वो हम पर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन भारतीय जो जवान हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उसी का नतीजा कि करगिल में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, मैं सियाचिन की सिचुएशंस को थोड़ा समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए। सियाचिन के अंदर जो हमारे जवान इतनी मुश्किल सिचुएशंस में, क्योंकि हमने अभी एक अपने अग्निवीर को भी खोया उन सिचुएशंस के बीच में ही है, ये कितना क्रिटिकल है, क्योंकि आप उसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, मैं सियाचिन में ऑपरेट कर चुका हूँ। वहाँ पे देखिए टेम्परेचर, बेसिक टेम्परेचर ही -50 में रहता है। तो -50 के अंदर आपने अपने वहाँ पे लड़ाई कुदरत के खिलाफ है। वहाँ पे फौजों का तो आपस में है ही है, पर वहाँ पे लड़ाई सर्वाइवल की है, और ये सर्वाइवल है कुदरत के खिलाफ। और ये ऐसी टेरेन है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप आ गई तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, तो आवालांच के चांसेस दिन में ज़्यादा होते हैं। रात में ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ इकट्ठी हुई होती है, तो आवालांच के चांसेस कम होते हैं, तो रात को मूवमेंट्स होती हैं। तो देखिए, आपको वहाँ पे टेरेन के मुताबिक बिहेव करना है, ना कि अपनी मर्जी के साथ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रॉस्ट बाइट है, ठीक है, आपके लंग्स में पानी भर सकता है, आपके ब्रेन में भी पानी भर सकता है, जिसे हैपो और हैको कहते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को आपको ओवरऑल सतर्क रहना है। मेटल बाइटिंग होती है, बल्कि जो हथियार आप पकड़ते हैं जिसमें मेटल लगा है उस पर भी पट्टी बांधी जाती है। यदि हमारी चमड़ी उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो आपकी चमड़ी चिपक जाएगी लोहे के साथ, और यदि आप अपने हाथ को खींचोगे तो चमड़ी लोहे के साथ ही चिपकी रह जाती है, फिर और ज़्यादा इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेरेन, इट इज़ नॉट अ ईजी टेरेन, एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल। क्योंकि देखिए, वहाँ पे इंडिया की दूरी अफ़गानिस्तान से सबसे कम है, तो अफ़गानिस्तान प्रॉक्सिमिटी में आ गया। दूसरा, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात आती है, टैक्टिकली सिचुएटेड है, पीओके में है, जिसका दावा हम कर रहे हैं, ठीक है। और भी वेस्टर्न बॉर्डर में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस पाकिस्तान में भी अलग से अंदर चल रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वहाँ पे अलग से लड़ रहा है अपने लोगों के लिए। सियाचिन को जानने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि लगातार जो सिचुएशंस इजराइल के अंदर हैं, उन सिचुएशन से भारत को ना जूझना पड़े, इसके लिए भारतीय सेना आखिर कितनी तैयार है, और सियाचिन जैसी जो गलती पूर्व में हुई उसे कैसे भारतीय जवानों ने न सिर्फ सुधारा, बल्कि आज मुस्तैदी के साथ हमारे जवान उन मुश्किल सिचुएशंस में लगातार काम कर रहे हैं। तो साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मसलों पर बात करने के लिए, जिस तरीके की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इस वक्त में। तो ये थे मेजर रिटायर समरपाल तूल सर, जो हर सिचुएशन को बेबाकी से यहाँ पर रख रहे थे। बहुत शुक्रिया, और तमाम खबरों के लिए, इसी तरीके की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।